दरोगा मेंस टेस्ट सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का मैं प्रवीण कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। इस टेस्ट सीरीज में वैसे सवालों का एनालिसिस किया जाएगा जो एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो आपको जानते हुए में भी गलत हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। देखिए, ग्राम सभा का कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र देने के 7 दिन बाद वह प्रभावी हो जाएगा। यानी कि जिस दिन वो मुखिया जी को समर्पित किया है अपना त्यागपत्र, उससे 7 दिनों तक होने के बाद वह प्रभावित हो जाएगा। मात्र 7 दिन। अगर मुखिया या उप मुखिया को अपना त्यागपत्र देना है तो वह अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी के यहाँ देंगे। देखिए, ग्राम के प्रशासन को चलाने के लिए, उसके विकास को चलाने के लिए इसके 6 अंग होते हैं। पहला ग्राम सभा, दूसरा कार्यकारिणी समिति, तीसरा मुखिया, चौथा ग्राम सेवक, पाँचवा ग्राम रक्षा दल, छठा ग्राम कचहरी। ग्राम सभा यह एक विधायिका होती है और जितने भी मताधिकार होते हैं उस पंचायत के, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसकी बैठक 3 महीने के अंतराल पर बुलाई जा सकती है। मतलब कहने का ये अर्थ है कि इसके 2 बैठकों के बीच में 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। इस ग्राम सभा में बजट, विकास के कार्य, लेखानुदान जितने भी होते हैं उस पर चर्चा की जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है। कार्यकारिणी समिति में मुखिया सहित 8 सदस्य होते हैं। मुखिया कार्यपालिका का प्रधान होता है, ग्राम कार्यपालिका का प्रधान होता है। ग्राम सेवक यह एक सरकारी कर्मचारी होता है, इसे पंचायत सेवक भी कहते हैं। और जितनी भी सरकारी दस्तावेज होते हैं वो इनके अधीन होते हैं और विकास के काम इन्हीं के निर्देशन में किया जाता है। ग्राम रक्षा दल, इसका जो हेड होता है वह दलपति कहलाता है। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, इसीलिए इसको भी नोट करेंगे, दलपति। ग्राम कचहरी का हेड सरपंच होता है और सरपंच के अलावा इसमें 9 सदस्य होते हैं जो पंच कहलाते हैं। सरपंच 9 सदस्य। पूरे भारत देश में बिहार ही पहला ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण दिया। पहले यह आरक्षण 30% था। पंचायत त्रिस्तरीय है, जिसमें ग्राम स्तर पर ये आप देखें कि ग्राम सभा है, उसके बाद पंचायत समिति है प्रखंड स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज का दूसरा सवाल यह है कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो 2020 का जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत 142वां स्थान पर है। पिछला साल ये 2020 का है। 2019 का आप देखेंगे कि इसमें 140वां स्थान पर था, तो इस बार 2 पायदान नीचे आ गया है। यह टोटल 180 देशों में से निकाला जाता है, जिसमें 180 देशों में भारत का 2020 का रैंक 142वां है। पहले स्थान पर नॉर्वे है, उसके बाद ये फिनलैंड और उसके बाद डेनमार्क। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको समझते हैं। देखिए, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसको समझेंगे। आर्टिकल 165
और आर्टिकल 76, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता और आर्टिकल 76 में महान्यायवादी। ज़्यादातर विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं कि भाई महाधिवक्ता क्या है, महान्यायवादी क्या है। तो आइए समझते हैं। आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। उसी तरह आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले या बनने के योग्य व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। महाधिवक्ता राज्य का विधिक सलाहकार होता है, उसी तरह महान्यायवादी भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। महाधिवक्ता को विधान सभा में और जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य के विधान परिषद में बैठने का, बोलने का हक होता है, लेकिन वोट डालने का, मत डालने का हक नहीं होता है। उसी तरह महान्यायवादी को लोकसभा में, राज्यसभा में या किसी भी समिति में बोलने का हक होता है, लेकिन मत देने का हक नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। भारत सरकार का विधिक सलाहकार महान्यायवादी, राज्य सरकार का विधिक सलाहकार महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। और इसे महाधिवक्ता को राज्यपाल और महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की है? तो ऑपरेशन संजीवनी मालदीव के लिए किया गया है, जिसमें अभी जो कोविड-19 का महामारी चारों तरफ फैला हुआ है, तो उसी के तहत ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव में आप देखेंगे कि जितने भी दवाई उवाई हैं हवाई जहाज़ से भेजे गए हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सवाल को समझते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब पर खींची गई बीच से एक रेखा है जो 0 डिग्री की रेखा है। तो ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर हो, उस रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, तो इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो अब ये जो ग्लोब है, गोलार्ध है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया इस रेखा से। तो ऊपर वाला यानी कि इसके ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा 23.5 डिग्री की है और दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है। तो इस उत्तरी गोलार्ध वाले 23.5 डिग्री वाले रेखा को कर्क रेखा और इसे मकर रेखा कहते हैं। अब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसे मान लिया जाए कि यह हमारा सन है और इस सन को इस दीर्घवृत्ताकार वाले कक्षा में परिक्रमा कर रहा है कौन? पृथ्वी। तो इस पृथ्वी की परिक्रमा जो ये पृथ्वी कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा, यह पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर कर रहा है। तो इस परिक्रमा करते करते इसमें 4 दशाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे अगर सूर्य पृथ्वी जब यहाँ आएगा तो सन परपेंडिकुलर होगा कर्क रेखा पर। ये जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा और ये विषुवत रेखा। और ये जो डेट होगा वह 21 जून होगा, यानी कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा।
तो कर्क रेखा पर जब सूर्य 21 जून को लंबवत होगा तो इस दिन कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तथा रातें छोटी हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, रातें छोटी। और ठीक इसके विपरीत इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन तथा रातें बड़ी हो जाएगी। अब फिर पृथ्वी चक्कर काटते काटते यहाँ आएगी और यहाँ इस दिन इस पर विषुवत रेखा पर सन परपेंडिकुलर होगा। और जैसी विषुवत रेखा पर सन परपेंडिकुलर होगा तो ये डेट हो जाएगा आपको 22 सितंबर। और 22 सितंबर जो होगा तो इस दिन पूरे पृथ्वी पर इक्वल डे एंड नाइट होंगे। किस दिन? 22 सितंबर। कभी कभी एग्जाम में 23 सितंबर भी देता है क्योंकि लीप ईयर होंगे तो 23 सितंबर होगा। तो उस दिन आप ऑप्शन देख के अनुसार देख लीजिएगा। तो 22 सितंबर को जब सन विषुवत रेखा पर परपेंडिकुलर होगा तो पूरे पृथ्वी पर इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होंगे, यानी दिन और रात बराबर होगा। इसे शरद विषुव भी बोलते हैं, शरद विषुव। फिर परिक्रमा करते करते पृथ्वी आ जाएगा यहाँ और इस दिन सन मकर रेखा पर लंबवत होगा। तो मकर रेखा पर लंबवत होगा तो ये डेट होगा 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन, रात छोटी। और ठीक इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन, रात बड़ी। यानी कि हम लोगों के यहाँ 22 दिसंबर के दिन सबसे लंबी रातें होंगी तथा दिन छोटा हो जाएगा। अब फिर परिक्रमा करते करते पृथ्वी आ जाएगी यहाँ और यहाँ पे जब सन परपेंडिकुलर होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा विषुवत रेखा पर। तो यह डेट होगा 21 मार्च, यानी कि बसंत, इसे बोलेंगे बसंत विषुव। और पूरे पृथ्वी पर इक्वल डे एंड नाइट होगा, मतलब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा। आपको मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करती है। तो जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन तथा रातें छोटी हो जाएगी और उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन तथा रातें बड़ी हो जाएगी। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। उसके बाद फिर सूर्य परिक्रमा करते करते जब यहाँ पे पहुँचेगी तो यह सूर्य परपेंडिकुलर होगा। आप देखेंगे कि विषुवत रेखा पर ये डेट होगा 22 सितंबर और इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा। फिर पृथ्वी परिक्रमा करते करते यहाँ पहुँचेगी तो सन परपेंडिकुलर होगा मकर रेखा पर और इस दिन 22 दिसंबर होगा और 22 दिसंबर को पूरे दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन तथा रातें छोटी होगी और उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन तथा रातें बड़ी होगी। देखिए, इससे संबंधित मैं पूरे साल का एक डेट के अनुसार लिख के आपको समझा देना चाहता हूँ। इसको लिख लेंगे आप लोग। साल की शुरुआत करते हैं 3 जनवरी, उसके बाद 21 मार्च, उसके बाद 21 जून, उसके बाद 4 जुलाई, उसके बाद 22 सितंबर,
उसके बाद 22 दिसंबर। अब इस डेट को क्या क्या होता है उसको समझते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक चली जाती है और इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है और इसे उपसौर कहते हैं, उपसौर। उसके बाद 21 मार्च को पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, जिस कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे बोलते हैं बसंत विषुव। इस दिन इक्वल डे एंड नाइट। फिर 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन तथा रातें छोटी और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन तथा रातें बड़ी होती हैं। इसे कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, ग्रीष्म आयनात भी बोलते हैं, ग्रीष्म आयनात। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 जुलाई, इस दिन पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर होती है और इसी दिन जो दूरी होती है वो 15.20 करोड़ किलोमीटर। इसको बोलते हैं अपसौर। आइए 22 सितंबर को इसको बोलते हैं शरद विषुव। इस दिन इक्वल डे एंड नाइट पूरे पृथ्वी पर। और ये 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, मकर संक्रांति यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तथा रातें छोटी और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध का दिन छोटा तथा रातें बड़ी होती हैं। इस डेट को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस पर खूब एग्जाम में सवाल आते हैं। बीपीएससी तक इस सवालों को नहीं छोड़ता है, तो दरोगा में तो निश्चित ही कि पूछेगा है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, अप्रैल 2020 में चावल के किस किस्म को चकहाऊ को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह किस राज्य से संबंधित है? तो चकहाऊ मणिपुर राज्य से संबंधित है। इस बार 2020 में गोरखपुर के टेराकोटा को और मणिपुर के चकहाऊ चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 1875 से इस चावल की खेती की जाती है और ये काले रंग का चावल होता है। जीआई टैग एक प्रकार का सांकेतिक है जो विशेष उत्पाद के लिए दिया जाता है। आप देखेंगे कि बिहार में भागलपुर के जर्दालू आम कतरनी चावल को भी प्राप्त है, मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भी प्राप्त है, नवादा के मगही पान को भी प्राप्त है, गया के सिलाव खाजा को भी प्राप्त है जीआई टैग। 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। केंद्र सरकार के कितने हजार करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है? तो देखिए, केंद्र सरकार का जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो 20,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन में ज़्यादा सदस्यों को बैठने के लिए इमारतें निर्माण करना है जो 65,000 वर्ग मीटर का होगा। इस चीज़ को एकदम दिमाग में रखनी। जो नया संसद भवन का महल तैयार होगा वो 65,000 वर्ग मीटर का होगा, इतना बड़ा होगा और 20,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा, जो 2021 तक बन के तैयार हो जाएंगे। अभी जो वर्तमान का जो संसद भवन है इसकी नींव ड्यूक कर्नाट ने रखी थी और इसके जो वास्तुकार थे वो लुटियंस थे, हर्बर्ट बेकर थे और इसका जो उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया था वर्तमान संसद भवन का। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अप्रैल 2020 में आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर का विकास किया है। इस वेंटल का नाम है रूहदार। अनुसंधानकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किस नाम के एक पृथ्वी जैसे ग्रह के होने की पुष्टि की है? देखिए, अभी पृथ्वी के पास जो नज़दीक तारा है वो सूर्य है
सूर्य के अतिरिक्त अगर आपसे सवाल पूछे कि सूर्य के अलावा जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है वो प्रैक्सिमा सेंचुरी तारा है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। तो उस प्रैक्सिमा सेंचुरी तारा का जो परिक्रमा कर रहा है, उस ग्रह पर पृथ्वी के लक्षण मौजूद पाए गए हैं और उसे नाम दिया गया है प्रॉक्सिमा बी। इसको प्रॉक्सिमा बी, जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का चक्कर काट रहा है। समझ गए? सूर्य भी एक तारा है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आईसीसी महिला विश्व कप 2021 का आयोजन न्यूजीलैंड में किए जाएंगे, जो 6 फरवरी 2021 से 7 मार्च 2021 तक आयोजित की जाएगी। सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी करते हैं और इससे मैं आपको एक अच्छा ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपकी कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। देखिए, इसका साधारण है, मान लिया जाए कि ये आपका सन एक तारा, और सन मतलब तारा का जो परिक्रमा कर रहा है उसे ग्रह बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे पृथ्वी, जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और पृथ्वी की जो परिक्रमा कर रही है वो है चंद्रमा। तो ये परिक्रमा करेगा इसका ऐसे, और ये परिक्रमा करेगा इसका ऐसे। तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे की जो परिक्रमा कर रहा है तो कभी न कभी बीच में लाइनर में सीधा में तो आएगा ही, कभी न कभी। तो उसी सीध में आने की प्रक्रिया ही ग्रहण कहलाती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते करते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब होता है चंद्र ग्रहण। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, SME = सूर्य ग्रहण, और SEM = चंद्र ग्रहण। यानी कि S से सन, E से पृथ्वी अर्थ, M से मून, फिर S से सन, M से मून और E से पृथ्वी। तो आप समझेंगे कि SME = सूर्य ग्रहण, SEM = चंद्र ग्रहण। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, स्वाभाविक चीज़ से अगर इस चीज़ पर भूल जाएं तो आप समझिए कि पृथ्वी हमारी माता है और चंदा हमारा मामा है। तो माँ का भाई हुआ मामा, इसको हस्बैंड मान लीजिए रीजनिंग के तरह। ये हस्बैंड, ये वाइफ और ये उसका साला। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जब झगड़ा हो और मामा आकर के, यानी कि मामा बीच में बोलने लगे, इसका साला बोलने लगे, तो जीजा जी पर ग्रहण, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच में जब ज़्यादा बोलने लगे और इसकी बहन आकर के बीच में बोलने लगे, तब साला पर ग्रहण। बात समझ गए? चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। उस तरह से हमेशा याद रखेंगे, SME = सूर्य ग्रहण, SEM = चंद्र ग्रहण। अगला सवाल है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 56वीं से 59वीं BPSC में पूछा गया था। तो बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं, और इस 40 सदस्य में 6 सदस्य SC ST से होते हैं। मैं इस तरह से आपको लिख के समझा देता हूँ। 243, उसके बाद 75, 40, 16, 6 आया। आइए 243 जो सदस्य होगा विधानसभा में, 75 जो सदस्य होंगे विधान परिषद में, 40 सदस्य होगा ये बिहार से लोकसभा में, 16 सदस्य होंगे बिहार
से राज्यसभा में चुने जाएंगे। और ये 6 सदस्य है बिहार के लोकसभा सीट में SC ST का आरक्षित सीट। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। 243 सदस्य विधानसभा में चुने जाएंगे और इस 243 सदस्य में 40 सदस्य विधानसभा के SC ST का आरक्षित सीट, यानी कि विधानसभा की जो टोटल 243 सीट है उसमें 40 सीट SC ST का रिजर्वेशन, उसके बाद 75 सीट विधान परिषद में, 40 सीट बिहार से लोकसभा में, 16 सीट बिहार से राज्यसभा में, 6 सीट बिहार के लोकसभा सीट में SC ST का रिजर्वेशन सीट है। इसको नोट कर लेंगे। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? 25वां, 42वां, 44वां, 86वां। देखिए सवाल है मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ने का कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वैसे मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे और ये ऑप्शन में है। ज़्यादातर विद्यार्थी 42 में मार देगा टिक हड़बड़ा के, लेकिन ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका 25वां, आइए इसके प्रत्येक ऑप्शन को छांटते हैं। 25वां, 42वां, 44वां, 86वां। तो ये जो 25वां संवैधानिक संशोधन है ये अनुच्छेद 31 और 31C से है। इसमें प्रतिकार शब्द को हटाकर धनराशि शब्द को जोड़ा गया था इस संवैधानिक संशोधन के तहत। और 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान के भाग 4 आर्टिकल 51 क में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो रूस के संविधान से लिया गया है और इसकी अनुशंसा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। मूल रूप से 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि सवाल आपसे पूछ रहा है वो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। राइट आंसर यही होगा। इसमें क्या है, इसमें जो माता पिता होंगे या अभिभावक होगा उनका कर्तव्य होगा कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान कराया जाए। ये जो संवैधानिक संशोधन है 86वां, यह 3 आर्टिकल्स को छूता है। एक मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21A, उसके बाद ये 21A भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद भाग 4 DPSP के आर्टिकल्स 45 और भाग 4 क आर्टिकल्स 51A के 11वां मौलिक कर्तव्य ये। और 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार के से संबंधित है जो 1978 में किए गए थे। संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 को हटाकर संविधान के आर्टिकल 300A में डाला गया और अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। आइए इसको मैं मिटा देता हूँ, इस सब को नोट कर लीजिएगा। इस तरह के कन्फ्यूजन वाले सवाल बिहार दरोगा में सचिवालय सहायक में पूछेगा, जिस पर आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है। आइए इसको मैप बेस्ट समझ लेते हैं। ये आपका भारत, ये और यहीं है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, तो इससे एक नदी निकलती है जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होते हुई जम्मू कश्मीर राज्य के पाकिस्तान रास्ते होते हुए अरब सागर में गिरती है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। फिर इससे एक नदी निकलती है जो पंजाब रास्ते हुए
सतलज नदी, और यहीं से एक नदी निकलती है जो अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए बांग्लादेश में आकर के गिर जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो मात्र 3 नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी आप देखेंगे कि मानसरोवर झील से निकलती है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे उपरोक्त सभी। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? देखिए, कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे, और 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748-49 में हुए थे, और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी एलासपल की संधि के तहत। एलासपल की संधि। उसके बाद देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ था आपको 1749 से 53 में, और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वह पांडिचेरी की संधि के तहत। ये मिलान करने वाला में भी आपसे सवाल पूछ सकता है। और उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध यह हुआ था 1756 से लेके 1763 तक, और ये समाप्ति जो हुई थी वो हुआ था पेरिस की संधि के तहत। पेरिस की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति, यानी कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे, और 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एलासपल की संधि के तहत हुए थे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के तहत हुए थे, और तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुए थे। इसको नोट कर लेंगे।